बच्चों, जैसा कि अभी आपको संजीव सर ने बताया होगा, मैं सतबीर आपको हिंदी पढ़ाऊँगा। देखिए, हिंदी इलेक्टिव है आपकी और अभी हाल ही में आपका एग्ज़ाम हुआ है मिड टर्म। तो इसमें देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? एग्ज़ाम में सबसे ज़रूरी चीज़ है ये देखना कि किस तरह पैटर्न पे आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी हाल में जो आपका अभी एग्ज़ाम हुआ, प्रश्न पत्र में 3 खंड दिए गए थे, क, ख और ग। क जो क खंड है उसमें अपठित गद्यांश है, अपठित काव्यांश है। अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश, इनको समझ लेना सबसे पहले ज़रूरी होता है। अपठित अर्थात जो ना पढ़ा हो, आपने जिसको पढ़ा नहीं है और एकदम वो आपके सामने ला दिया गया है, उसे कहते हैं अपठित गद्यांश। गद्य का अंश, गद्य मीन्स जैसे कोई कहानी भी हो सकती है, कोई रिपोर्टाज हो सकता है, यात्रा वृत्तांत हो सकता है, संस्मरण हो सकता है, निबंध हो सकता है, उपन्यास का अंश हो सकता है। किसी भी गद्य का अंश उसे गद्यांश कहते हैं। तो जो अपठित गद्यांश मतलब ऐसा गद्य का अंश जो आपने कभी नहीं पढ़ा है। इसके पीछे धारणा क्या है, क्यों दिया जाता है ये? इसमें देखिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो ये है कि इसमें आपके मस्तिष्क लय का स्तर देखा जाता है, मानसिक स्तर, दिमागी स्तर देखा जाता है कि आपको कितनी पकड़ है, शब्दों पर कितनी पकड़ है, किसी गद्यांश को आप कितना समझ पाते हैं। उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपने जो मूल भाव है उस गद्यांश का, क्या आप उसे समझ पाए? उसका जो गद्यांश का जो शीर्षक है, मूल भाव भी कह सकते हैं उसे हम, जो बात को लेकर किसी साहित्यकार ने उस गद्यांश को रचा है, लिखा है, तो आप उस गद्यांश को कितना समझ पाए। उसमें व्याकरणिक शैली पर आधारित क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कोई अलंकार, जैसे कोई भाषा शैली पर आधारित क्वेश्चन दे दिया गया हो, कोई कारक दे दिया गया हो या और भी कुछ। लेकिन इसमें आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये ध्यान रखना होता है कि मूल भाव क्या है उसका, किस मूल भाव को लेकर वो लिखा गया है, क्या आप उस मूल भाव को, उस शीर्षक को समझ पाए। उसमें कुछ ऐसा भी होता है कि दूसरी भाषाओं से शब्द आ जाते हैं, रेखांकित हो जाते हैं। कई बार हो जाता है कि भाई रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। इसी तरह देखो, इसमें 2 दिए गए हैं आपको, अथवा दिया गया है, 2 में से एक करना था। इसी तरह इसका जो दूसरा है अपठित काव्यांश, उसे भी समझना जरूरी है। अपठित है वो भी आपने पढ़ा नहीं है, काव्यांश है, काव्य का अंश है। किसी कविता की कोई पंक्तियाँ आ जाती हैं, उसमें उस पंक्तियों के मूल भाव को समझना, उसकी भाषा शैली क्या है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, अलंकार कौन से हैं, रस कौन सा है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। इसी तरह जो ये काव्यांश हो गया, इस पर काव्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भाग क है, खंड क। फिर खंड ख में आपसे जो पूछे गए थे, खंड ख जो है, इसी तरह काव्यांश में 2 ही होते हैं, 2 में से एक करना होता है। खंड ख, इसमें भी आप इसे देखिए, इसमें था अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित प्रश्न पूछे गए। अभिव्यक्ति और माध्यम, अपने आप को अभिव्यक्त करना किसी के सामने। अभिव्यक्ति और माध्यम यानी ऐसे ऐसे कौन से माध्यम हैं जिससे हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे संचार के माध्यम दिए गए हैं, इंटरनेट दिया गया, पत्रकारिता दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इनके पीछे यही एक धारणा है, एक उद्देश्य लेकर चली कि भाई कि आपको जो है अपने आप को अभिव्यक्त करने की कला आनी चाहिए। उनके आयाम कौन कौन से हैं,
माध्यम कौन कौन से हैं, उन्हीं पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं प्रश्न संख्या 37 से 41 तक। फिर खंड गए, जो थर्ड पार्ट है वो आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। जो आप किताबें, आपकी टेक्स्ट बुक लगी हुई है पाठ्य पुस्तक, उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें काव्यांश दिया गया है, उस पर आधारित प्रश्न है। और इसी तरह गद्यांश की जो पुस्तक है उस पर आधारित एक गद्यांश दिया गया है, नीचे प्रश्न दिए गए हैं। और लास्ट में जो है आपकी दूसरी एक और किताब है जिस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न संख्या 58 से 62 तक। तो इसमें देखिए कोई इतना बड़ा मैं नहीं मानता कि बहुत ही मुश्किल कार्य है ये। पेपर को, अपने सिलेबस को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान पेपर है। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको जब कक्षा में पढ़ाया जाता है तो आप अपना पूरा मानसिक रूप से दिमाग जो है आपका किताब में होना चाहिए। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पर आप पूरा मन लगाइए, अपना ध्यान लगाइए, ताकि आपको अच्छी प्रकार से हर एक बात समझ में आ जाए। तो देखिए मैं थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं आज हम एग्ज़ाम पर, जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ आपका। इसमें देखिए अपठित गद्यांश दिया गया है। पहला, मनुष्य की सोच उसके जीवन का पर्याय है। यानी हम जैसी सोच रखते हैं हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। हमारी सोच का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसी सोच होती है वैसा ही जीवन होता है। हम प्राय पारंपरिक तरीकों या एक बंधे बंधाए दायरे में सोचने के अभ्यस्त होते हैं। हमारा एक दायरा होता है, उससे बाहर सोच ही नहीं पाते। इसलिए हम ना तो नए ढंग से सोच सकते हैं, ना ही नए तरीकों से काम कर सकते हैं। हम शुभ मुहूर्त जैसे अंधविश्वास या विचार के वशीभूत होकर जीवन के सुनहरे मौक़ों को गंवा बैठते हैं। हमारे जीवन के जो सुनहरे मौके, अच्छे मौके होते हैं, हम अंधविश्वास के चक्कर में या किसी और के धारणाओं के में बंद कर जो है उनको गंवा देते हैं। एक पारंपरिक या मध्यम सोचने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकता। पारंपरिक, पुरानी तरीकों से सोचना। बदलते समय के साथ साथ हमें भी बदलने की आवश्यकता होती है। बड़ी बात है कि हमें एक समान जीवन नहीं जीना होता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे बदलाव की आवश्यकता है तो हमें बदलाव कर लेना चाहिए। बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कुछ नया सोचेंगे तभी कुछ नया कर पाएंगे। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ते हैं जो कुछ नया सोचते हैं, अलग हट के चलते हैं, कुछ नया करते हैं, जो नई सोच लेकर चलते हैं। संभव है एक आध बार असफलता का मुंह देखना पड़े, लेकिन इन असफलताओं के गर्भ में ही छिपी होती है बड़ी बड़ी सफलताएं। बिना असफलता के हम सफलता का आनंद नहीं ले पाते। बच्चा भी जब जन्म होता है तो चलने से पहले, खड़े होने से पहले कई बार गिरता है। बिना गिरे उठा जाता नहीं, कठिनाइयों बिना कोई मंजिल पाता नहीं। आगे बढ़ तो छू ले आसमां, क्योंकि तुम जैसे प्रतिभाशाली को हारना कभी आता नहीं। बहुत सी कहानियां हैं, बड़े बड़े महान लोग सफलता के, असफलताओं के दलदल में गिरकर ही बाहर निकले हैं और अपनी मनचाही मंजिल उन्होंने पाई है। जो कुछ नया सोचते हैं वे ही कुछ नया कर पाते हैं। दुनिया में जितने भी आविष्कार या खोजें हुई हैं वे सब उन लोगों की वजह से ही हुई हैं जो सामान्य लोगों से कुछ हटकर सोचने की क्षमता रखते हैं। देखिए इस गद्यांश में ये कहा गया कि कुछ नया करना है, कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ना है। परंपरा से हटकर एक नई सोच के साथ, परिस्थितियों के साथ चलकर हमें आगे बढ़ना है। अगर हम नहीं बदल सकते, कुछ नया नहीं कर सकते तो हमारा पिछड़ना लाजमी है। हम पिछड़ जाएंगे। नई सोच वालों के जीवन में ही क्रांति संभव है, जो उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है। इसे ही पार्श्व चिंतन या लेटर थिंकिंग कहा जाता है। कोई व्यक्ति कम बुद्धिमान होते हुए भी एक अच्छा चिंतक हो सकता है।
चिंतन के अभ्यास से ही नए विचारों को जन्म दिया जा सकता है। चिंतन, चिंतन मतलब सोचना, उस पर मनन करना, मंथन करना। साथ ही अभ्यास से चिंतन को अधिकाधिक प्रखर और खास बनाया जा सकता है। पार्श्व चिंतन विशेष परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलने व उस पर अमल करने की प्रक्रिया है। ऐसे चिंतन से जीवन का या व्यवसाय की दिशा ही बदल सकती है। लेटरल थिंकिंग किसी को धोखा देने या किसी की मदद से पीछे हटने का चिंतन नहीं है, यह सोच को नई दिशा देने का तरीका है। लेटरल थिंकिंग सोच को नई दिशा देने का एक तरीका। तैरना न आने पर किसी डूबते व्यक्ति की जान बचाने हेतु पानी में कूदना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। समस्याओं से निपटने हेतु भावावेश होने से सफलता नहीं मिलती। मान लो कोई समस्या आ गई और हम भावावेश हो गए, हम आवेश में आ गए और हम सोचेंगे हम जो इस समस्या से दूर होना चाहिए, इसका सामना करना चाहिए, लेकिन हमें आवेश में हम गलत काम कर जाते हैं। कुछ भी तो कहते हैं कि जोश में होश नहीं खोने चाहिए। समस्याओं से निपटने के लिए भावावेश में होने से सफलता नहीं मिलती। समस्याओं से निपटने के लिए अलग तरह की सोच से हम न केवल विषम परिस्थितियों में खुद को बचा सकते हैं, बल्कि सामान्य परिस्थितियों में सफलता की नई ऊंचाइयों को स्पर्श भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमने पूरा गद्यांश पढ़ा। इसमें जो मुख्य बात, मूल भाव, जो असली बात है वो निकालनी है हमें। इसमें मूल भाव क्या है? मूल भाव यही है कि हमें नई सोच के साथ आगे बढ़ना है। नई सोच को लेकर हमें सफलता प्राप्त करनी है। गद्यांश को पढ़कर अब जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हम एक नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न, मानव जीवन को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो मानव की सोच, क्योंकि सोच पर इस पर ज़्यादा विचार, सोच पर मूल भाव सोच पर ही केंद्रित रहा है इसमें साहित्यकार। दूसरा, मानव कब तक नए ढंग से न सोच सकता है, वह ना ही नए तरीके से काम कर सकता है, जब तक वह पारंपरिक दायरे में सोचने वाला मानव बना रहेगा। क भाग इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन, बदलते युग के साथ चलने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? स्वयं को बदलना। अगर हम स्वयं को बदलेंगे तभी युग के साथ चल पाएंगे। ख इसका सही आंसर। चौथा प्रश्न, नई सोच रखने वाले जीवन में क्या कर पाते हैं? नई सोच रखने वाले कुछ नया कर पाएंगे। जो नई सोच रखेंगे तो कुछ नया ही करेंगे, तो इसका आंसर कुछ नया करना। मानव कब पिछड़ जाता है? नवीनता की चाह न रखने वाला। जब मानव जीवन तभी पिछड़ता है जब उसके जीवन में कोई नवीनता नहीं रहती, वो कुछ नया सोचने की क्षमता नहीं रखता, तो वो पिछड़ जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में नए विचार कब जन्म लेते हैं? चिंतन के अभ्यास से। मैंने बीच में आपको बताया था, चिंतन करना ही नए विचार, नए लक्ष्य, नई मंजिल, नई राह की ओर ले जाता है। जीवन की दिशा बदलने में कौन सहायक सिद्ध होता है? पार्श्व चिंतन। ये जीवन की राह बदलने में सहायक सिद्ध होता है। आठवां प्रश्न, सफलता मानव जीवन से कब दूर भागती है? समस्या देखकर भावावेश में बहने से सफलता वो दूर भाग जाती है। भावावेश में नहीं आना है। लेखक के अनुसार चिंतन क्या है? लेखक के अनुसार चिंतन क्षमता का प्रयोग करने की क्षमता। चिंतन यानी कि जो हमारे अंदर क्षमता है, हम उसका अधिक से अच्छे सही तरीके से कैसे प्रयोग कर सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में क्या प्रेरणा दी गई है? बुद्धि की क्षमता का प्रयोग करने की दक्षता पैदा करना, समस्या को देखकर भावावेश में न आना। इसके दोनों ही हैं, क और ख। घ इसका सही प्रश्न का आंसर है। तो देखिए, ये जो था ये एक पठित गद्यांश था। इसी तरह अथवा दिया गया है। अथवा वाला प्रश्न आप दो में जहाँ भी अथवा हो तो उसमें से कोई एक कर सकते हैं। तो इसमें देखिए बेटा, सबसे ज़रूरी चीज़ है आपने गद्यांश को समझना है। गद्यांश पर ये देखना कि इसका मूल भाव क्या है, शीर्षक क्या है, लेखक क्या कहना चाहता है, कौन से प्रश्न पर वो ज़्यादा जोर दे रहा है, वो क्या आप तक क्या वो प्रेषित करना चाहता है, उसका मूल भाव क्या है। उस विचार को आप तक पहुंचाने के लिए विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग कर रहा है,
किसी प्रसंग का प्रयोग किया उसने, उसको सही करने के लिए, प्रामाणिकता तक लाने के लिए, आपके जहन में उस विचार को डालने के लिए वो विभिन्न कथाओं का, प्रसंगों का, व्याख्यानों का प्रयोग करता है, लेकिन बाद में वही उसी विचार पर आ जाता है जिस विचार से शुरू हुआ था। तो इस शीर्षक ढूंढना बहुत जरूरी होता है, विचार, मूल भाव, ये जरूरी होता है गद्यांश में। तो ये गद्यांश हो गया आपका, ठीक है। तो मैं इसी तरह एक काव्यांश और देखता हूँ। काव्यांश पर जो है, हाँ, इसमें एक काव्यांश है पेज नंबर 9 पर, इसमें मैं थोड़ा पढ़ूंगा मैं इसे। और काव्यांश में देखिए, काव्यांश थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता, आपको समझने का प्रयास करना होता है। इसमें काव्यांश दे रखा है, ले चल माझी मझधार मुझे दे दे बस अब अपरतवार मुझे, इन लहरों के टकराने पर आता रह रह कर प्यार मुझे, मत रोको मुझे भयभीत ना कर मैं सदा कंटीली राह चल, पथ पथ मेरे पतझारों में नव सुरभि भरा मधुमास पला, फिर कहाँ डरा पाएगा ये पगले जर्जर संसार मुझे, इन लहरों के टकराने पर आता रह रह कर प्यार मुझे, मैं हूँ अपने मन का राजा इस पार रहूं उस पार चलूं, मैं मस्त खिलाड़ी हूँ ऐसा जी चाहे जीतूं हार चलूं, मैं हूँ अबाध अविराम अथक बंधन मुझको स्वीकार नहीं, मैं नहीं अरे ऐसा राही जो बेबसा मन मार चलूं, कब रोक सकी मुझको चितवन मद माते कजरारे घन की, कब लुभा सकी मुझको बरबस मधुमस्त फुहारे सावन की, जो मचल उठे अनजाने ही अरमान नहीं मेरे, ऐसे राहों को समझा लेता हूँ सब बात सदा अपने मन की, इन उठती गिरती लहरों का कर लेने दो श्रृंगार मुझे, इन लहरों के टकराने पर आता रह रह कर प्यार मुझे। कुछ है इस कविता में, कुछ ऐसा है, सामना करना चाह रहा है कवि, आगे बढ़ना चाह रहा है, वीर रस की कविता है, थोड़ा कुछ पाना चाहता है। तो देखिए इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। पहला 29वां क्वेश्चन, कवि अपने मन की बात किसे समझा लेना चाहता है? कवि किसे कह रहा है? ये अपने मन की बात राहों को कह रहा है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, मत रोको मुझे भयभीत ना कर मैं सदा कंटीली राह चला, ले चल माझी मझधार मुझे दे दे बस अब पतवार मुझे। कुछ मंजिल को पाना चाहता है, लहरों को, सावन को, चितवन को, राहों को। तो इसमें राहें हैं, वो राहों को संबोधित कर रहा है। कवि सदैव किस राह पर चलता रहा है? पुष्प पथ पर, प्रेम पथ पर, चुनौती भरे पथ पर? कोई नहीं। तो इसमें चुनौती है। वो कह रहा है कि मुझे कोई मधुमास नहीं हरा पाएगा, मैं फिसलूंगा नहीं मधुमास में, मैं ऐसा खिलाड़ी हूँ जो चाहे जीत मिले चाहे हार मिले, लेकिन मुझे आगे बढ़ना, मंजिल की ओर बढ़ना है। कवि जो है चुनौती भरे पथ पर चलता रहा है। 31वां प्रश्न, अंतिम पंक्ति में लहरों से टकराने का क्या अर्थ है? अंतिम पंक्ति, इन लहरों के टकराने पर आता रह रह कर प्यार मुझे। लहरें टकरा रही हैं, अर्थात जीवन में बाधाएं, समस्याएं, कठिनाई आ रही है, लेकिन वो उनको पार कर जाना चाहता है, इनसे लड़ना चाहता है, इसलिए कवि को उन पर प्यार आता है। 31 काव्य, जीवन पथ की चुनौतियों को स्वीकार करना। काव्यांश से हमें क्या सीख मिलती है? इस काव्यांश को पढ़कर आपको क्या सीखा? तूफानों से टकराने की, परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने की, या जीवन पथ पर निर्भय होकर चलने की, पराधीनता से जीवन याद करने की। तो इसमें देखिए, जीवन पथ पर निर्भय होकर चलना। कवि जो इन पंक्तियों में ये कहना चाहता है कि हमें जीवन में निर्भय होकर आगे चलना है, चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ना है। मैं अपने मन का राजा कहने से कवि का क्या आशय है? मैं अपने मन का राजा, कवि अपने स्वयं को अपना राजा कह रहा है, चुनौतियों का सामना कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। कितनी समस्याएं आए, विपत्ति आ जाए, वो हार मानने वाला नहीं है। कवि स्वयं को अपने मन का राजा कहता है, अर्थात अपनी स्वतंत्र चेतना बनाए रखना चाहता है। बंधन को स्वीकार करना नहीं, वो बंधनों को स्वीकार नहीं करना चाहता, वो बंध कर नहीं रहना चाहता, आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए खै नहीं आएगा,
गए अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करना, बिल्कुल सही, वो अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना चाहता है, तो इसमें क और गए दोनों आएंगे 33 में। 34वां क्वेश्चन, कवि ने अपने स्वभाव की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? स्वाभिमानी, संघर्षशील, या गए स्वाभिमानी और संघर्षशील दोनों? तो इसमें दोनों ही है। वो स्वाभिमानी है, उसे स्वयं पर अभिमान है, और वो संघर्षशील है, संघर्ष से आगे बढ़ना चाहता है। 35वां प्रश्न, इस कवि इस काव्यांश में पाठक वर्ग को क्या प्रेरणा देता है? कवि ने क्या क्यों लिखी ये पंक्तियां, वो क्या कुछ कहना चाहता है? विपरीत परिस्थितियों में निरंतर संघर्ष करने की, बिल्कुल सही। परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की, बिल्कुल सही, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है संघर्ष के बल पर। तो दोनों 35 का घ, क और ख दोनों। 36वां प्रश्न, मधुमस्त फुहारे सावन की किस बात का प्रतीक है? मधुमस्त फुहारे सावन की, सावन में जब मधु मस्त होता है, मास में, सावन के मास में बूंदें गिरती हैं, तो यहाँ पे वो आदमी जो अपने मोह माया में, बंधन में, उसे अच्छा लगता है, जो उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करती हैं ये चीज़ें। तो कवि ने उन्हीं को प्रतीकात्मक शैली में कहा है। सांसारिक आकर्षण है, संसार का आकर्षण, क्योंकि हम संसार के आकर्षण में बंधकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने से पीछे हट जाते हैं, जो कि गलत है। कवि ने वही कहा कि मधुमस्त फुहारे सावन की, ये मुझे नहीं रोकेंगी। तो इसमें देखिए ये हो गया। उसके बाद खंड ख, खंड ख में क्या दिया गया? अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ आपके पाठ्यक्रम में कुछ लेसन हैं जो 11वीं के लिए हैं, कुछ 12वीं के लिए हैं। किताब एक ही होती है, लेकिन उसमें कुछ 11वीं के लिए, कुछ 12वीं के। तो 11वीं क्लास के लिए जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हैं 37वां प्रश्न, नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा क्या कहलाता है? नितांत निजी स्तर पर, जो हम अपने स्तर पर लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, जो हमारे सामने हमारे साथ घटनाएं घटी हैं, हम उन पर कुछ लिखते हैं बौद्धिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का। हम अपने दिमाग से, अपनी भावनाओं से, जो भी हमारे साथ कुछ घटा, जो घटनाएं घटी, हम उस पर उसको लिखते हैं। तो क्या कहलाता है? फीचर, समाचार, कार्यालय लेखन। कार्यालय लेखन तो कार्यालय का लेखन हो गया, समाचार समाचार, और फीचर अलग चीज़ है। तो डायरी लेखन, इसका सही आंसर है डायरी लेखन। जो हम डायरी लिखते हैं, डायरी में हम क्या लिखते हैं? अपने विचार, अपनी निजी जीवन की घटनाएं। तो इसका आंसर 37 का डायरी लेखन। 38वां, संचार में कई बाधाएं भी आती हैं। जब संचार का माध्यम बताया गया, संचार के माध्यम होते हैं, तो उन बाधाओं को क्या कहते हैं? माध्यम, फीडबैक, रुकावट, शोर। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? महर्षि नारद को माना गया है पहला समाचार वाचक। समाचार पढ़कर बताना, पहुंचाना, समझाना, कहना, वो महर्षि नारद को कहते हैं। पत्रकारिता के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं? पत्रकारिता में महत्वपूर्ण तत्व, महत्वपूर्ण आयाम कौन कौन से हैं? संपादकीय टिप्पणी, कार्टून कोना फोटो, पत्रकारिता, निष्पक्षता, संतुलन, वस्तुपरकता। नहीं, इसमें क और ख दोनों ही हैं, ग नहीं है, ग किसी और के लिए रखा गया यहाँ पर। खोज परक पत्रकारिता का एक नया रूप हमारे सामने आया है, उसका क्या नाम है? खोज परक पत्रकारिता, यानी कि ऐसी पत्रकारिता जो खोजबीन पर आधारित होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉच डॉग पत्रकारिता, स्टिंग ऑपरेशन, एडवोकेसी पत्रकारिता। तो स्टिंग ऑपरेशन करना, यानी कोई वस्तु, किसी घटना को, किसी तथ्य को खोज कर सामने लाना। तो ये ख भाग था आपका। अब तीसरा जो है ग भाग है, खंड ग, पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, और इसमें जो है एक आपकी किताब से एक काव्यांश दे रखा है। बालम आओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, कबीरदास जी का है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पीवसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो, बिन देखे जीव जाए। रहस्यात्मकता बनी हुई है कबीरदास जी की पंक्तियों में, अक्सर रहस्यात्मकता देखी जाती है। वो जो है जीव को परमात्मा से मिलाना चाहते हैं,
क्योंकि जो जीवात्मा है उसका निश्चित स्थान, अंतिम स्थान परमात्मा में मिल जाना ही है, और उसको जो है वो प्रेयसी के रूप में नायक तक, नायिका, नायक, पति, पत्नी, इस माध्यम से वो अपनी बातों को कहता है। लेकिन वास्तव में वो ये चाहता है कि भाई जो आत्मा है वो परमात्मा में तक कैसे पहुँचे। तो यहाँ पे आत्मा ही है, जीवात्मा है, जो कह रही है कि वो परमात्मा से, परम आत्मा से मिलना चाहती है। कबीरदास जी ने ईश्वर को क्या माना, इसमें इस पूरे काव्यांश में कबीरदास जी ने ईश्वर को अपने प्रियतम कहा है कि मैं अपने जो मेरा प्रिय है, मेरा जो पति है, मेरा जो नायक है, यहाँ पर उसे माना है। आओ हमारे गेहरे, गेह अर्थात घर होता है, गेह का अर्थ होता है घर, लेकिन यहाँ पे कौन सा घर, उनकी झोपड़ी प्रियतमा के पास या कोई नहीं, या आत्मा रूपी घर, आत्मा को जो यहाँ पे घर के रूप में दिखाया गया है, बताया गया है। 44वां कबीर ने किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रिज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, सदूकड़ी भाषा। हमेशा याद रखना कबीरदास जी की भाषा सदूकड़ी भाषा है। सदूकड़ी भाषा का अर्थ होता है ऐसी भाषा जिसमें सभी भाषाओं का मिश्रण होता है। फारसी, उर्दू, अवधी, ब्रिज, खड़ी, सभी भाषाओं को मिला दिया, खिचड़ी बना दिया, तो सदूकड़ी भाषा यहाँ पर कबीरदास की भाषा सदूकड़ी कही जाती है। प्रेमिका रूपी आत्मा को न खाना अच्छा लगता है, ना नींद आती है। इसका क्या कारण है? क, प्रेम की अभिव्यक्ति न होने के कारण। ख, परमात्मा द्वारा उनकी उपेक्षा किए जाने के कारण। केवल क और ख, तो यहाँ पर क और ख दोनों। तुम बिन दुखिया देहरे में निहित अलंकार। तुम बिन दुखिया देहरे, दुखिया और देह दोनों में दे आ गया। अनुप्रास अलंकार, अनु मतलब पीछे, जब किसी शब्द का पहला अक्षर और उस शब्द के पीछे भी वही अक्षर हो तो वहाँ पर समान वर्ण होने के कारण अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो इसमें दुखिया और देह में दय के कारण अनुप्रास अलंकार है। फिर इसके बाद प्रश्न आते हैं, आपका प्रश्न आ गया पठित गद्यांश। पठित गद्यांश, पठित नहीं, पठित, क्योंकि आपने पढ़ा है इसे, अपनी किताब में पढ़ा है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक, न जाने कहाँ तक चली गई पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। जाजिम मतलब यहाँ पर पट्टी या जो कुछ बिछा हुआ था कालीन, वहाँ भी नहीं है। तो रोजे रखने वालों की लाइनें वहाँ तक लग गई। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते, आगे जगह नहीं है। वहाँ कोई धन और पद नहीं देखता कि भाई कोई व्यक्ति, मान लो कोई बड़ा आदमी आ गया, वो पीछे आगे थोड़ी आएगा, वो पीछे ही खड़ा होगा, क्योंकि उस परमात्मा की नज़र में सब बराबर है। वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, आगे नहीं इस जगह मिलेगी, पीछे जहाँ है वहीं पे खड़े हो जाइए आप। इस्लाम की नज़र में सब बराबर हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुकते, एक साथ घुटनों के बल बैठ कर जाते। कई बार यही क्रिया होती है। जैसे हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, तो उसी क्रिया को यहाँ पर बताया गया है। जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त हो गई और एक साथ बुझ जाए, यही क्रम चलता रहे। कितना पूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनन्यता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए था। एक साथ सभी उठते, सभी बैठते, घुटने के बल बैठते, ऐसा लगता है जैसे एक साथ लाखों बत्तियां जग जाती हैं, एक साथ बुझ जाती हैं। 47वां प्रश्न इसी गद्यांश पर आधारित। प्रस्तुत गद्यांश में वर्णन किया गया, किसका वर्णन किया गया है? ईदगाह की संचालन व्यवस्था का, बिल्कुल सही। इस्लाम धर्म की सामूहिकता का, भ्रातृत्व भावना का, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर घ, दोनों ही क और ख। यहाँ कोई धन व पद नहीं देखता, में कौन सा भाव छिपा है? धन व पद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना, बिल्कुल। इस्लाम धर्म में समानता को महत्व देना, बिल्कुल। तो इसका भी आंसर घ, क और ख दोनों। सिजदे शब्द का अर्थ क्या होता है? सिजदा नमाज पढ़ना, सिर झुकाकर ईश्वर को किया गया प्रणाम, लोगों से मिलना, केवल क, सिर झुकाकर ईश्वर को किया गया प्रणाम। सजदा, सिजदा वो कहते हैं उसे, सिर झुकाकर किसी को प्रणाम करना, वो सिजदा ही कहलाता है। ईदगाह का कैसा दृश्य प्रस्तुत किया गया है? भाईचारे की भावना से उत्पूर्ण दृश्य,
बिल्कुल सही। एकता, आनंद और श्रद्धा से परिपूर्ण दृश्य, बिल्कुल सही दोनों। तो घ 50 का, क और ख दोनों। 51वां, नमाज अदा करने की क्रिया को किसके सहारे चित्रित किया गया है? नमाज अदा करने की, जो नमाज अदा कर रहे थे वहां पर सब लोग मस्जिद में, ईदगाह में, उसको यहाँ पर श्रव्य भी सुनने का नहीं है, स्पर्श भी नहीं है, घ्राण भी नहीं है, दृश्य भी। जब आप ये लेसन पढ़ रहे हैं, ये आपने गद्यांश पढ़ा, तो ऐसा लगा जैसे आपके दिमाग में, आपके चक्षुओं के सामने, आपकी आंखों के सामने नमाज पढ़ी जा रही है। तो यहाँ पे दृश्य बिंब, एक चित्र बनना, वो दृश्य बिंब कहलाता है। तो यहाँ पे एक चित्र बना आपके सामने, तो दृश्य बिंब कहलाया। 52वां प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तकों पर जो लेसन दिए गए हैं उन अध्यायों पर आधारित है। टॉर्च बेचने वाले किस शैली में लिखा गया है? टॉर्च बेचने वाले, संस्मरणात्मक शैली, वो संस्मरण याद कर रहा है? नहीं। विवेचनात्मक, विवेचन नहीं कर रहा। विवरणात्मक, विवरण भी नहीं कर रहा। तो बचा क्या? व्यंग्यात्मक, उसने व्यंग्य किया है। टॉर्च बेचने वाले एक व्यंग्य है, समाज पर व्यंग्य है, उस समाज की बुराई है, उस बुराई को दिखाने के लिए जो है साहित्यकार ने एक व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। सिद्धेश्वरी के चेहरे पर चिंता के कारण फैली व्यग्रता का क्या कारण था? सिद्धेश्वरी के चेहरे पर चिंता की जो व्यग्रता फैली थी, आर्थिक विपन्नता, परिवार के सदस्यों की चिंता, सिद्धेश्वरी की अव्यवस्था, अस्वस्थता, क और ख दोनों। सिद्धेश्वरी दोपहर का भोजन, अमरकांत का, उस पाठ से लिया गया है। तो आर्थिक विपन्नता थी, आर्थिक मतलब पैसे की तंगी थी, परिवार के सदस्यों की चिंता थी, उसे एक दूसरे के, उसे चिंता थी। देखिए, एक एक करके खाना खाने आते हैं, एक दूसरे के बारे में बताती है, जो झूठ बोलती है परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए। तो इसका आंसर क और ख दोनों होगा। 53 का घ। फहीमन के कपड़े सीने पर दादी अमीना को कितने पैसे मिले थे? 8 आने मिले थे। और ही भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, इसके माध्यम से कवि ने किस ऋतु के चमत्कारी प्रभाव का वर्णन किया है? वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है इसमें। मुरली तो गोपाल ही भावती, इस पद में किसके प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है? गोपी का मुरली के प्रति। गोपी जो है मुरली को कह रही है कि मुरली ये कराती है, वो कराती है, कृष्ण सारी बातें मुरली की मानते हैं, हमारी बातें नहीं मानते। तो इसमें जो है गोपी का मुरली के प्रति जो है द्वेष भाव प्रकट हुआ है, ईर्ष्या भाव। अरे इन दोहुन राह न पाई, 57वां प्रश्न, इसके माध्यम से कवि किस राह पर चलने की बात कर रहे हैं? सद्भावना और सदाचार की भावना, इन दोनों को राह नहीं पाई। हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने अपने जो है अपने धर्म को महत्व देने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे की ईर्ष्या करते हैं, दूसरे से द्वेष भावना करते हैं। तो कबीरदास जी ये कहते हैं कि इन दोनों को राह नहीं पाई है, वो उनके अंदर सद्भावना, सदाचार की भावना नहीं पनती है। 58वां प्रश्न, ये आपकी जो अलग किताब है उस पर आधारित है। 5 प्रश्न हैं, 3 करने थे। 58वां, अंडे के छिलके एकांकी के लेखक का नाम? मोहन राकेश। गोपाल के सिगरेट पीने की बात किसे ज्ञात थी? भाभी राधा को। अंडे के छिलके एकांकी का प्रत्येक पात्र कैसी जिंदगी जी रहा है? संपन्नता भरी? नहीं। एकाकीपन की, दोहरेपन की, ईर्ष्या भरी? दोहरेपन की जिंदगी जी रहा है, बाहर कुछ है अंदर कुछ है। अंडे के छिलके एकांकी में मुख्य रूप से किस बात को उभारा गया है? परंपरा को, आधुनिकता को, परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को? कोई नहीं, परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को। परंपरा ये कहती है कि हमें अंडा नहीं खाना है, ये गलत व्यसन है, बुरी आदत है, लेकिन वो आधुनिकता के कारण वो जो है वो खाते हैं। तो इसमें परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को दिखाया गया है। उनके एकांकी की पात्र अम्मा का क्या नाम था? जो अम्मा, उसका नाम जमुना, सपना, गंगा, कामना, जमुना नाम था उसका। तो देखिए बेटे, ये आपका प्रश्न था। मैंने पूरा थोड़ा प्रयास किया है पूरा समझाने का आपको। तो आपको ये वीडियो के देखकर जो है आपको ये सामने अपना पेपर रख कर उसे समझना है, जो मैंने बताया है उन पॉइंट्स को नोट करना है। और मैं आशा करता हूँ कि आप आगे जो गलतियाँ की आपने, वो गलतियाँ नहीं होंगी और एक नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करेंगे।
जो आगे वाला सेकंड टर्म है उसमें अच्छे मार्क्स लेंगे और इस वीडियो को देखकर इस अच्छी तरीके से समझेंगे, जानेंगे और जो क्वेश्चन है जो गलत है उनको निशान लगाएंगे, जो सही है उनको निशान लगाएंगे कि हमारा ये गलत हुआ, ये ठीक हुआ, ठीक क्वेश्चन। और फिर आपको इनको कॉपियों में लिखना भी है, इनको याद करना है। तो आज के लिए इतना ही।